मैडम सामने से है। अरे फोटो हटेगा यार, हटो ना। संजीव जी, मैं आपको वेलकम करते हुए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन इस दौरान झारखंड दौरे पर है और झारखंड दौरे में झारखंड के रांची में, राजधानी रांची में कार्निवल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हिस्सा लिया है। आप देख सकते हैं मंच पर निर्मला सीतारमन हैं, उनके साथ रांची लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी संजय सेठ भी मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, राजधानी रांची में इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन मौजूद हैं। उनके साथ मंच पर रांची लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी संजय सेठ भी मौजूद हैं। निर्मला सीतारमन का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया जा रहा, आप तस्वीरें देख रहे हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर एक संगोष्ठी और संवाद का आयोजन किया गया है और इस संगोष्ठी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन मौजूद हैं। आपको दिखाते चले कि इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया है। महिला सशक्तिकरण पर संगोष्ठी और संवाद का आयोजन किया गया है। इसे लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इस संगोष्ठी और वार्तालाप में शामिल हुई हैं। बीजेपी की ओर से महिला सशक्तिकरण पर संगोष्ठी और संवाद का आयोजन किया गया है। इस दौरान मंच पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन मौजूद हैं। उनके साथ रांची विधायक सीपी सिंह, रांची लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी संजय सेठ भी मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रांची के कार्निवल से लाइव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। बीजेपी का महिला सशक्तिकरण पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और इस संगोष्ठी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई हैं। मंच पर रांची लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी संजय सेठ भी मौजूद हैं और साथ ही आपको बताते चलें कि रांची विधायक सीपी सिंह भी इस मंच पर मौजूद हैं। महिला कार्यकर्ताओं की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का स्वागत किया गया है, पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। देख सकते हैं इस संगोष्ठी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है और साथ ही आपको बताते चलें कि बीजेपी की ओर से आयोजित महिला सशक्तिकरण पर संगोष्ठी को लेकर मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन मौजूद हैं। महिला सशक्तिकरण पर संगोष्ठी और संवाद का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं।
झारखंड की राजधानी रांची में कार्निवल में महिला सशक्तिकरण पर संगोष्ठी और संवाद का बीजेपी की ओर से आयोजन किया गया है और इस संगोष्ठी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई हैं। मंच पर रांची लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी संजय सेठ, रांची विधायक सीपी सिंह मौजूद हैं। आपको बताते चले कि इस संगोष्ठी में महिला सशक्तिकरण को लेकर चर्चा होगा और बीजेपी में महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही आपको बताते चलें कि बीजेपी में महिला कार्यकर्ताओं को कैसे सशक्त किया जाए, इसे लेकर वार्तालाप होगी। इस संगोष्ठी में रांची लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी संजय सेठ शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हिस्सा ले रही हैं। रांची विधायक सीपी सिंह भी इस संगोष्ठी में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से आयोजित इस महिला सशक्तिकरण को लेकर संगोष्ठी में महिला कार्यकर्ताओं के सशक्तिकरण को लेकर, बीजेपी में महिलाओं की भागीदारी को लेकर, देश में महिलाओं की भागीदारी को लेकर चर्चा होगी। आपको बता दें कि झारखंड दौरे पर हैं इस वक्त केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इस दौरे के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीजेपी की ओर से आयोजित महिला सशक्तिकरण पर संगोष्ठी में हिस्सा लिया। महिला सशक्तिकरण के संगोष्ठी में पहुंचने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भव्य स्वागत किया गया। महिला कार्यकर्ताओं की ओर से, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से पुष्पगुच्छ देकर और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। आपको बताते चलें कि बीजेपी की ओर से आयोजित झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक रूप से महिला सशक्तिकरण पर इस संगोष्ठी में चर्चा होगी। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण के पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। खासतौर पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखने को मिला है। केंद्रीय वित्त मंत्री के पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से भव्य स्वागत किया गया, पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मंच पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ रांची विधायक सीपी सिंह, बीजेपी लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी संजय सेठ भी मौजूद हैं। बीजेपी की ओर से रांची के कार्निवल में महिला सशक्तिकरण पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी और वार्तालाप में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया है। साथ ही आपको बताते चले कि इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सम्मानित किया। आपको बता दें कि इस संगोष्ठी में झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक रूप से महिला सशक्तिकरण पर चर्चा की जाएगी। महिलाओं को आर्थिक रूप से कैसे सशक्त किया जाए, महिलाओं की भागीदारी बीजेपी में क्या होगी, इसको लेकर भी चर्चा होगी। मंच पर बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ, रांची विधायक सीपी सिंह के साथ बीजेपी के कई कार्यकर्ता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। न्यूज़ 11 भारत आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक रूप से महिला सशक्तिकरण
पर संगोष्ठी और वार्तालाप का आयोजन किया गया है। महिला सशक्तिकरण पर संगोष्ठी और वार्तालाप में महिलाओं की भागीदारी को लेकर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक रूप से महिला सशक्तिकरण पर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महिला सशक्तिकरण पर विशेष तौर पर टिप्स देंगी और साथ ही आने वाले समय में बीजेपी में महिलाओं की क्या भागीदारी होगी, इस पर भी अपनी बातें रखेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह झारखंड दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान बीजेपी की ओर से आयोजित महिला सशक्तिकरण पर संगोष्ठी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया है और इस संगोष्ठी में रांची लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी संजय सेठ भी शामिल हुए हैं, रांची विधायक सीपी सिंह भी शामिल हुए हैं और साथ ही आपको बताते चले कि निर्मला सीतारमण के पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं इस दौरान आपको आगे बताते चले के लिए काम मतलब बैंक में जाकर के लोन का एप्लीकेशन 5,000 10,000 जो भी अमाउंट हो उसके लिए एप्लीकेशन तक लगाना असंभव होता है। उनके लिए अकाउंट खुलवाना क्या ये इनकम इनइक्वालिटी को ठीक करने के लिए उठाया गया कदम नहीं है? हम इस डिबेट को जो ऑपोजिशन चाहता है कि हमारे ऊपर आरोप के जैसे लगाने के लिए जो कोशिश हो रही है उसको टोटली बेबुनियाद बोलने के लिए हमारे पास इतने सारे स्टेप्स हैं जिसके कारण कोविड के बावजूद भी 25 करोड़ लोग का गरीबी रेखा से ऊपर उठकर आना संभव हुआ। क्या ये इनइक्वालिटी को कम करने के लिए उठाया गया कदम नहीं है? फिर रेडी पटरी में सड़क पर रहते हुए पूरे धूप में हवा में बारिश में उनके छोटे छोटे कारोबार चलाने वाले उनके लिए कोई एक बैंक उनके लिए ऋण देने के लिए तैयार नहीं है और दलालियों से पैसा लेकर के मान लीजिए 100 रुपया आज बिजनेस के लिए उनके लिए पैसा चाहिए। दलाल से पैसा लेने में वो सुबह 100 रुपया का लोन देते हुए 90 रुपया ही हाथ में रखता है, 10 रुपया काट के ही देता है। मगर जब कारोबार दिन भर चलने के बाद वो जब जाकर के वापस पैसा देना है पूरे 100 के 100 देना पड़ता है उनको। इसी गंभीर हालात से छोटे छोटे व्यापारियों को जिसके पास सोना नहीं है गिरवी रखने के लिए, जिसके पास घर मकान कुछ नहीं है गिरवी रखने के लिए, उनको सरकार के प्रधानमंत्री खुद कोलैटरल और गारंटी बन करके बैंक के द्वारा जब लोन दे रहे हैं, वो इनइक्वालिटी के एड्रेस करने वाली चीज नहीं है क्या? पीएम मुद्रा के द्वारा पीएम मुद्रा स्कीम में जहां 60% से ज्यादा लाभ उठाने वाले लाभार्थी 60% के ज्यादा महिला जहां है, वहां छोटे छोटे लोगों के लिए बिना गारंटी के लोग, आप छोटे दुकान चला रहे हो या घर घर जाकर के आपके घर में बनाया हुआ चीज को सेल करने के लिए जाते हो या छोटे बुटीक स्टार्ट करने के लिए प्रयत्न कर रही हो, आपके लिए जब बैंक में बिना कोलैटरल
लोन मिलता है पीएम मुद्रा के द्वारा, वो छोटे लोग के लिए एक्सटेंड किए हुए मदद नहीं है, वो अपने आप कमाई करने के लिए मदद नहीं है। ये सब जब पिछले 10 साल से कामकाज हो रही है। और मैं एक और डेटा आपके सामने रख रही हूं, पीएम जन धन योजना जब हम शुरू किए 2014 में, प्रधानमंत्री जी को बहुत लोग बोले कि आप क्यों ऐसे कर रहे हो, ना करना, क्योंकि ये सब जीरो बैलेंस अकाउंट है। उनके अकाउंट में एक पैसा भी बचकर नहीं रहेगा। उसके कारण बैंक अकाउंट खोलना, मेंटेन करना, उनको जब चाहिए पर्ची देना, विड्रॉल स्लिप देना, इसके वजह से बैंक का खर्च ज्यादा होगा, उनसे आपको कोई फायदा नहीं है। जीरो बैलेंस वाले को क्यों अकाउंट दे? फिर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बैंक का खर्चा भी हम देंगे, मगर बैंक इनको सर्विस करना चाहिए करके जनधन योजना जो अकाउंट ओपन किया, उसमें मालूम है आज कितना बैलेंस है? कुल मिलाकर के जनधन योजना का टोटल बैलेंस आज 3 लाख करोड़ पार कर चुका है पीएम जनधन का अकाउंट का बैलेंस। इसके अलावा जब मिडिल क्लास के लोग, गरीबी रेखा से जस्ट पार करके आए हुए लोग, उनके मकान खरीदना चाहते हैं, छोटा फ्लैट क्यों ना हो, उसके लिए इंटरेस्ट सबवेंशन देते हैं, रेट कम करते हैं इंटरेस्ट रेट, उनके लिए मकान देने के काम करते हैं। पीएम आवास योजना नहीं, वो तो चलता है गरीब के लिए। पीएम आवास योजना जो गरीबी रूरल एरियाज में रहते हैं उनके लिए अलग, अर्बन में रहते हैं उनके लिए अलग, मैं उसके बारे में बात करना ही नहीं। वो तो हो रही है, होना ही चाहिए, होगा, मगर अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत छोटे लोग के लिए, उनके अपने मकान के लिए जो कंसेशनल इंटरेस्ट रेट में मकान खरीदने के लिए मदद देते हैं, क्या इनकम इनइक्वालिटी को ठीक करने के लिए उठाया गया कदम नहीं है? ये सब बोलते हुए हम विपक्ष के लिए बेबुनियाद आरोप को नकारना चाहिए। पीएम आवास योजना से घर जो जिसको मिलता है वो क्या अडानी और अंबानी है क्या? उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर जब मिलता है वो अंबानी और अडानी है क्या? जो घर घर तक नल से जल जा रहा है वो किसके लिए? गरीब के लिए नहीं। इसीलिए इन आरोपों को, जैसे वो आरोप प्रश्न रूप में से हमारे सामने आता है, उसको शायद ठीक है हम डिफेंसिव होकर के शायद कुछ जवाब देना है, ये संकोच नहीं होना चाहिए। दम से सामने आकर के पूछना चाहिए इतने कार्यक्रम किसने किया? इनइक्वालिटी के ऊपर आप बात कर रहे हो? विपक्ष के ये बेबुनियाद आरोप को नकारना। थैंक यू सो मच मैम। हमारे बच्चों के इससे बढ़िया जवाब नहीं हो सकता था। मैं डॉक्टर शीला सिंह, डीन साईनाथ यूनिवर्सिटी, मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि हमारा झारखंड प्रदेश आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ की महिलाओं के लिए हम तो उनके आर्थिक उत्थान के लिए हमारी सरकार की, और मैं 100% कटिंग 2024 में आने वाली बीजेपी सरकार की क्या योजना है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करें। थैंक यू मैंने अच्छा प्रश्न पूछा है। झारखंड में जनजाति लोग के ऊपर हम ध्यान रख के भी, और मुख्यतः प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर ध्यान रख के ही बहुत सारे कार्यक्रम ले आए। फर्स्ट ऑफ ऑल, भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस मनाना एक बहुत बड़ा कदम,
और आने वाले 2025 को पूरे साल जनजातीय गौरव के लिए एक पूरा साल हम मनाने वाले। एकलव्य स्कूल रूल के लिए इस बार बहुत अच्छा सा बजट एलोकेशन के साथ ले आ रहे हैं, जिसमें भारत की बेस्ट एजुकेशन जनजातीय बच्चों को मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक स्टेप है। एक स्पेसिफिक स्टेप में याद दिलाना चाहिए, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PVPG, इनके लिए स्पेसिफिकली एक कार्यक्रम है जिसमें कोई दिल्ली में बैठ करके टाइलर मेड सिस्टम नहीं है, ऐसे कपड़ा नापा गया और एक शर्ट सिलाया गया, उसी शर्ट सबको पहनो, ये नहीं। जहां PVPG है वहां उनको उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार सड़क पे जाएं, घर पे बनाएं, पानी पे पहुंचे और उनके इर्द गिर्द हॉस्पिटल वेलनेस सेंटर भी रहे, स्कूल भी रहे। छोटा सा ग्रुप हो सकता है मगर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उनके लिए प्रधानमंत्री जी का इस बड़ा सा एक कार्यक्रम और उसमें मैं श्रेय देना चाहती हूँ, धन्यवाद कहना चाहती हूँ राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी को। वो पर्टिकुलरली इसमें बहुत अटेंशन देकर ये स्कीम कैसे भी अच्छा ग्राउंड में इंप्लीमेंट होना चाहिए, इसके ऊपर उनका सुझाव भी बहुत सारे आए। ऐसे कार्यक्रम जहां ट्राइबल वेलफेयर के लिए कर रहे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक ट्राइबल वेलफेयर म्यूजियम बनाना, उनके कल्चर और उनके सिविलाइजेशन को सही रखना और उनके भाषाओं का प्राइमरी स्कूल एजुकेशन में उपयोग करने के लिए मुझे मालूम है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर उसके ऊपर बहुत ही काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत स्टेप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थोड़ा लाउड। नमस्ते मैम, सो माय क्वेश्चन इज कि इतना प्राइवेटाइजेशन हो रहा है जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर दे मूविंग टुवर्ड्स ऑटोमेशन एंड AI, व्हिच इज अ गुड थिंग, बट हाउ डू यू cater to the problem of unemployment which because of automation is leading to unemployment? And follow up question is, ma'am, then how then if women are wanting to start their own startups or something, how do they get to the problem of how do they cater to the problem of financials then? मैम क्षमा करना, क्षमा करिए, इस प्रश्न को भी मैं अलग तरीके से जवाब देना चाहता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स जॉबलेसनेस। हाउ विल वी हैंडल? मैं याद दिलाना चाहती हूं, भारत में कंप्यूटराइजेशन आने से पहले, उदाहरण लेके बोलना चाहती हूं, बैंकों में कंप्यूटराइजेशन करने के खिलाफ बहुत आवाज उठाए गए। नहीं, बैंक में कंप्यूटर अगर आता है तो रोजगार खत्म हो जाएगा, कंप्यूटर ही पूरे काम करेगा, हमारे जॉब निकल कर जाएगा। एक जमाना था। आज सोच लीजिए, अगर कंप्यूटर बैंक में नहीं है, अगर डिजिटाइजेशन नहीं होता इस देश में, हमारे सामने कितने सारे प्रॉब्लम्स हम घर में बैठ करके आज कोर्ट के द्वारा कर रहे हैं, वो होना संभव है क्या? उनसे कितने रोजगार निकल कर बाहर चले गए? फिनटेक के द्वारा आज हमारे युवा इतने इनोवेशन ले आ रहे, बैंक में उस इनोवेशन को उपयोग करते हुए इंटरनेशनल ट्रांसफर तक बिना कर छोड़े। आपके लड़के लड़कियां बाहर पढ़ने के बाद आप इधर से अमाउंट ट्रांसफर कर पा रहे विदाउट लॉस ऑफ फीस कमीशन। इसीलिए AI का भी मैडम पॉजिटिव जितनी भी है उससे
हमारे रोजाना का लाइफ में उससे क्या क्या फायदा निकाल सकते हैं, निकलने के लिए हम कोशिश करके सबको इसमें उपयोग करने के लिए कोशिश करना चाहिए। और रेगुलेट भी सॉफ्ट टच रेगुलेशन के द्वारा चलाना चाहिए, और उसको चलाने वाले भी हमारे युवा होंगे। एआई अपने आप नहीं चलेगा, पीछे कोई आदमी बैठकर चलाना भी है ना। इसलिए we should look at the possibilities rather than spread fear saying it is going to remove jobs. I'm not saying you are spreading, but that thought will AI take away the jobs? No, we should look at it in the wrong way. मैम ये क्वेश्चन मेरा यूथ के लिए कि जो बच्चे हमारे झारखंड में मैं इधर मैम के सामने हूँ, टॉप करते हैं, लेकिन उन्हें जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता है। ऐसा में जो सिंगल चाइल्ड हो, वो अपने फैमिली को छोड़ करके जॉब भी करते हैं, वहाँ भी चलाते हैं, यहाँ भी चलाते हैं। तो वो हमारे झारखंड के यूथ के लिए क्या ऐसा वो कर सकती हैं जो वो झारखंड में रह सके, अपने पेरेंट्स को भी ना छोड़े? बस ये मेरा क्वेश्चन है। वैसे माँ बाप जिनका एक सिंगल चाइल्ड है, वो भी सिंगल बच्चे। थैंक यू। Options for creating jobs here and potential for doing their own business ज़्यादा होना चाहिए। Two more questions, please. Just two more questions. मैं आपको एक बहुत जिज्ञासा मेरा क्वेश्चन है कि माननीय हमारे मोदी साहब हमारे बीच में घोषणा की कि आने वाले कुछ सालों में भारत देश विश्व का आर्थिक समृद्ध देश बनाएंगे। और मैंने जब सुनी थी उनको तो मुझे बहुत जिज्ञासा हुआ, क्या वाकई में हम लोग की इतनी ऊंचाई में पहुंच जाएंगे ना कि हमारा आर्थिक देश सच में विश्व में हम लोग तीसरे स्थान पे आ पाएंगे? बिल्कुल आ पाएंगे, क्योंकि जब 2014 में हम 10वें स्थान पे थे, 10 साल के अंदर 5वें स्थान में पहुंच गए। बीच में कोविड जैसे महामारी भी आया, मगर उस तेजी से अगर हम अभी काम करते आगे बढ़ेंगे तो जरूर एक आध साल में जल्द से जल्द तीसरे स्थान पे पहुंचना बिल्कुल संभव है। Thank you so much, ma'am. Good afternoon, ma'am. I would request my volunteer to please. Ma'am, my name is Ayushi Agarwal and I'm a student. Ma'am, I want to ask that why can't we allocate more percentage of the GDP to education like other developing economies, example China? Because लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।